Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and this is agriculture. You know, agriculture is a very important component of Indian economy. It is the backbone of India's economy. It provides direct employment to about 2/3 of working people in the country. इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है. It produces about 14% of the GDP and it contributes about 1/5 share in India's exports. It forms the basis for many premier industries including cotton, textile, jute and sugar industries. This sector plays very prominent role for the growth of Indian economy. The following points emphasize the importance of agriculture in Indian economy. देखेंगे. अब देखिएगा, ये शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम. एग्रीकल्चर प्लेज सेंट्रल रोल इन इंडियन इकोनॉमी. Though the share of agriculture in national income has declined since the inception of planning era, yet it has a substantial share in the GDP. Means प्लानिंग एरा में कुछ घटे हैं, फिर भी ये बहुत ही सब्सटेंशियल शेयर ऐड करता है इंडिया के जीडीपी में. In 1950-51 में एग्रीकल्चर शेयर इन द जीडीपी वाज 55.4% and it reduced to about 14%. तो एक चीज आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 55% से जीडीपी में इसका शेयर जो है घट करके नीचे आ गया. तो ये क्या है? इसका मतलब है कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है. क्या कृषि में गिरावट आई? नहीं, ऐसा नहीं होता है. एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रतिशत में गिरावट का मतलब होता है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, एग्रीकल्चर हमारा एडवांस हो रहा है, उन्नत हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रहा है. प्रतिशत चूंकि उस समय कुछ था नहीं इंडिया में, तो मेजर जो ऑक्यूपेशन दैट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये 55.4% था एंड इज रिड्यूस टू अबाउट 14%. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयमेंट. At present, agriculture sector provides livelihood to 65 to 70% of total population directly and indirectly. आज भी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, आजीविका अप्रोक्सीमेटली 65 to 70% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो. इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इंडस्ट्री का क्या डेवलपमेंट है हमारा?
Various production, important industries in India find their raw materials from agriculture sector. तो कई सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, their raw materials can be gained from the agriculture sector, like cotton and jute, textile industries, sugar, vanaspati industries are directly dependent on agriculture. ये एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. हैंडलूम स्पिनिंग, ऑयल मिलिंग, राइस थ्रैशिंग, ये सब और वेरियस स्मॉल स्केल कॉटेज, ये सब जो है स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स. So we can see the importance of agriculture sector for the industrial growth, industrial production. We provide agriculture sector provide raw materials. किस किस चीज का हमने ऐसा देखा. Next, importance in international trades. India's foreign trade is closely related with agriculture sector. आज भी हमारा जो फॉरेन ट्रेड है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ. एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर अकाउंट्स 9.1% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट. टोटल एक्सपोर्ट जो हमारा होता है उसका 9 कुछ % सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता है. It is a good share. Though the importance of agriculture sector is considered as the backbone of India, फिर भी हम कहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना उन्नत, इतना बैकबोन, इतना इम्पोर्टेंस है. जब हम आवर इकोनॉमी इज नोन एज द एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बैकबोन मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. फिर भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, डिस्पाइट ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दीज मेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग मेनी क्रॉनिक डेफिशिएंसी. आज ये कई सारे क्रॉनिक डेफिशिएंसी से जूझ रहा है. प्रोडक्टिविटी इज एन इंडेक्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एनी सेक्टर. किसी भी सेक्टर का अगर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ता है तो यह बताता है कि वो सेक्टर इफिशिएंट है. चाहे किसी भी सेक्टर का हो, कोई कंपनी अगर फायदे कर रहा है, जितना वो प्रोडक्टिव होगा, जितनी मैक्सिमम वो प्रोडक्शन करेगा, उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जज किया जाता है कि द company or the organization profit is more and more, it means the company or organization is very efficient, very profitable. तो ये चीज है यहाँ पे. If any sector and increases in productivity over time are taken to be the indicators of the dynamic changes taking place in the sector, Indian agriculture is still underdeveloped and its rate progress is extremely poor. अब देखिए, होना तो चाहिए था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को जिस तरह से हमारी इकोनॉमी का हमने रीढ़ माना, हमारे इतने इम्पोर्टेंट सेक्टर है, वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, दैट इज़ वाई फिर भी स्टिल इंडियन इकोनॉमी इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स. द प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज वेरी पुअर. The people, maximum people are migrating from that. They are leaving the agriculture sector, छोड़ रहे हैं. They are not interested to do or to get occupation as a agriculture. Why? Because this sector is neglected sector. The condition, the rate of progress is very, very poor. Now see the causes of low productivity.
अब हम ये देखेंगे कि हमारी कृषि की प्रोडक्टिविटी कितनी कम है। देयर आर मेनली बिहाइंड, देयर आर मेनी कॉजेज बिहाइंड, काउज मेंशन नहीं हुआ है, काउज यहां मेंशन कर लेना है। तो वीक एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो है उसके कई सारे रीजंस हैं, कई कारणों से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, खराब दौर में है। द फर्स्ट इज एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। फिर वही बात आ गया, पॉवर्टी में पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन की बात आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में भी पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन की बात आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का हमारी इकोनॉमी पे। लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस की भी कमी है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्रेडिट, बैंक भी रिलक्टेंट होता है, बैंक्स आर नॉट inclined to provide credit. If the banks provide credit in agriculture sector, definitely there will be much more investment and the much more crop will be also reaped. But this sector is totally neglected. Lack of advanced technology, वो भी कमी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी कमी है। फ्रैगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है, ठीक नहीं है, उलझा हुआ, फ्रैगमेंटेड है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स है। ऑल दीज काउजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। यू कैन कोट दीज पॉइंट्स while doing the paper in your mains examinations. Population pressure, lack of finance, advanced technology, fragmented administration, poor infrastructure and absence of land reforms. इनकी कमी है। By taking some steps, agriculture productivity can be improved. It means कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, प्रॉब्लम्स को अगर हम क्या करें, निदान कर दें, अगर उनको ठीक कर लें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में देयर इज मच मोर पोटेंशियल एंड एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, फिजिबिलिटी। बाय डेवलपिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर वी कैन डेवलप my overall economy because our economy is based on agriculture sector. तो एक बड़े गेम चेंजर हो सकता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अब कौन कौन से उपाय हैं भाई? तो उपाय है, पहला है इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। हमारे जो लैंड है उस पर हम हर लगभग लैंड को तलाश करके कि कहाँ क्या लैंड है, चाहे वो गड्ढा हो या कुछ भी ऊंचा हो या वो माउंटेनियर इलाका हो, उन क्षेत्र में भी, एरियाज में भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कल्टीवेशन कर सकते हैं। वहां पर भी मतलब कोई जगह खाली पड़ती न रहे, ये बात ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जिसको हम लोग खेती नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर खेती करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन खेती नहीं करते तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाता है। सेकंड है रिड्यूसिंग पॉपुलेशन प्रेशर, पॉपुलेशन प्रेशर को कम करना। इन सेक्टर पे जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी हुई है उसको कम कीजिए, मतलब लोग को क्या कीजिए, मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। कृषि के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी लोग करें कुछ और भी, जैसे मान लो कि आपका एनिमल हस्बेंड्री का काम हो सकता है, डेयरी का प्रोजेक्ट हो सकता है,
डेयरी प्रोजेक्ट में लगे, बी फार्मिंग में लगे, तो बहुत सारे इससे रिलेटेड एलाइड फार्मिंग है जिसको हम कर सकते हैं। तो कुछ तो जो लोड है, इसका प्रेशर है, वो घटेगा, तो एग्रीकल्चर सेक्टर और बेहतर हो सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग्स। भूमि लैंड का कंसोलिडेशन की जरूरत है, सीलिंग की जरूरत है। लैंड लॉर्डिज्म एंड इंटरमीडियट मस्ट बी रूटेड आउट। जमींदारी प्रथा हो गया या बिचौलिए, इस तरह के चीज को भी खत्म करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो, दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंपीडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट है बैंक शुड गो अहेड टू। बैंक की भी भूमिका यहां पे कि ये फाइनेंस प्रोवाइड करे एग्रीकल्चर को, so that farmers must be freed from the clutches of the money lenders। आज फार्मर्स किसके क्लच में होते हैं, किसके मुट्ठी में होते हैं, किसके चंगुल में होते हैं? तो वो है मनी लेंडर के। फार्मर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे टेक लोन फ्रॉम द मनी लेंडर एंड they have to pay more and more interest rate. So their condition becomes worse and worse. That's why the bank should go forward, come ahead, go ahead to provide credit facilities to the farmers. The bank should promote the farmers to take credit, to take loans for the agricultural purposes, by which the productivity can be increased. तो बैंक भी उसके लिए क्या करे, आगे बढ़े, बैंक कृषि के लिए। The fragmented administration should be unified in a single one. अब फ्रैगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि द फार्मर्स हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। द एडमिनिस्ट्रेशंस आर फ्रैगमेंटेड, अलग अलग होता है, फैला होता है। द गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश अ सिंगल विंडो ऑपरेशन and the problems of the farmers can be addressed quickly and under the single window operation. So उसका हो जाए। Agriculture is not only just growing of crops, it is also rearing of animals. अब देखिएगा, एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली जस्ट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि सिर्फ अनाज उपजाना नहीं होता, बल्कि एनिमल्स के लिए चारा की प्रबंध करना, चारागाह का। तो टाइप्स ऑफ, अब हम आगे देखें कि कितने प्रकार के खेती होते हैं, कृषि कितने प्रकार के। एग्रीकल्चर में इस होता है कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी में जो हम लोग, मतलब कि जो खेती बाड़ी करते हैं वो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। सेरिकल्चर में इस होगा कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, ये सिल्क वॉर्म। पीसी कल्चर फिश से रिलेटेड है। विटीकल्चर ग्रेप्स,
डील्स विथ ग्रेप क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर मीन्स फ्रूट्स एंड गार्डनिंग, इसके अंदर सब आता है। जो बागवानी बोलते हैं ना वो हॉर्टिकल्चर में आता है। नाउ सी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हम लोग देखेंगे कितने प्रकार के क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप, this crop is sown in the month of July और अक्टूबर में इसको काटते हैं। तो इसमें राइस हो गया, पैडी मतलब ज्वार, बाजरा, मैज, कॉटन, शुगर केन और ग्राउंडनट और सोयाबीन। खरीफ फसल समझ गए, जुलाई में बोया जाए और अक्टूबर में काटा जाए, खरीफ फसल होता है। एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए। तो पैडी क्या है? खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा को भी, कॉटन को भी हम खरीफ फसल में रखते हैं। द नेक्स्ट इज रबी फसल। रबी फसल, दिस क्रॉप इज सोन इन अक्टूबर, लास्ट हार्वेस्टेड इन, अब जो मार्च अप्रैल आएगा तो उसमें उसकी कटाई होगी मार्च में। रबी फसल। अब रबी फसल क्या होता है आप लोग बहुत जानते हैं लोग। वीट, ग्राम, बार्ली, रेपसीड, मस्टर्ड एंड अदर पल्सेस, जितने भी दलहन हैं दे आर रबी क्रॉप, वो रबी क्रॉप माने जाते हैं सारे दलहन। थर्ड क्रॉप इज जायद फसल। In some parts of the country, a crop known as Jayad Fasal growing during the March to June every year. जायद फसल, जायद क्रॉप, इसके अंदर होगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, मूंग, उड़द, वेजिटेबल्स, इन सबको क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइप का फसल आप देख लिए सीजन के हिसाब से। जो भी पल्सेस होता है वो रबी फसल में गिना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे, जैसे उड़द हो गया, मूंग हो गया, ये देखिएगा, लेकिन ये जायद फसल के रूप में भी जाना जाता है। अब है कमर्शियल क्रॉप्स। इट मीन्स होता है दोज क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर trade purpose and earning money and not for self consumption by the farmer। मीन्स कि हम कमाने के लिए इसको बोते हैं, कंज्यूम करने के लिए नहीं बोते। सच एज ये क्या है देखेंगे, ऑयल सीड हो गया, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सिसबम, रेपसीड, लिंसीड, कैस्टर, सनफ्लावर, ये सारे सोयाबीन वगैरह वगैरह क्या है, ये फार्मर बोता तो जरूर है लेकिन वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं बोता है, बल्कि ये इससे अपने कमर्शियल, मतलब कि वो ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पर्पस होता है उनका। नेक्स्ट देखेंगे, शुगर में शुगर केन और बीट हो गया, 2 क्वालिटी वेराइटी है। फाइबर क्रॉप में जूट, मेस्टा, सनहेम, कॉटन, नारकोटिक में टोबैको और बीवरेज में टी या कॉफी। ये जनरली जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है वो कंजम्पशन व्यू से नहीं करता, बल्कि ये ट्रेड व्यू से इनका प्रोडक्शन करता है, और लगभग वो ट्रेड ही करता है इन फसलों का। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर होल्डिंग्स। अब देखेंगे
मार्जिनल जो होल्डिंग्स है हमारे देश के, जिनकी एग्रीकल्चर लैंड जो होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है, दे आर कॉल्ड सीमांत फार्मर्स, उन्हें मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है। ये टोटल ऑपरेशन का 59% क्या है, अभी मार्जिनल फार्मर्स हैं। स्मॉल फार्मर्स का जो लैंड होगा वो 1 से 4 हेक्टेयर होगा। 1 से 4 हेक्टेयर वाले को क्या कहेंगे, स्मॉल फार्मर कहेंगे। उसके बाद है मीडियम फार्मर जो 4 से 10 हेक्टेयर है, ये जानना है। और 10 हेक्टेयर वाले को लार्ज फार्मर। ये चारों पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। मार्जिनल होल्डिंग कितना है, 1 हेक्टेयर से कम। स्मॉल है 1 से 4, मीडियम होल्डिंग 4 to 10 एंड लार्ज होल्डिंग मोर देन 10 हेक्टेयर। कि बड़े किसान कहा जाता है जिनकी कृषि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमने बता दिया लगभग फसल के प्रकार, खेती के प्रकार और लैंड का कैटेगराइजेशन। लैंड को, होल्डिंग को 4 भागों में रखा गया है। एक है मार्जिनल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मीडियम होल्डिंग्स है और लार्ज होल्डिंग्स है। वी हैव 4 होल्डिंग्स। नाउ सी द टाइप्स ऑफ इरिगेशन। 4 प्रकार के इरिगेशन हैं। द प्लानिंग कमीशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन स्कीम्स। एक नए तरह का इरिगेशन स्कीम बताया है। अब देखेंगे इसमें क्या है, कल्चरल कमांड एरिया CCA, ध्यान देना है। तो जो मेजर इरिगेशन स्कीम्स है, दोज विथ कल्चरेबल कमांड एरिया मीन्स जिनके जो 10,000 हैं, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया को जो इरिगेशन प्रोवाइड करता है, जो इरिगेशन सिस्टम है, चैनल है, दैट इज कॉल्ड मेजर इरिगेशन स्कीम्स। वो मेजर इरिगेशन स्कीम्स में आते हैं। सेकंड है मीडियम इरिगेशन स्कीम्स, दोज विथ कल्चरेबल कमांड एरिया बिटवीन 2000 एंड 10,000। जो 2000 से 10,000 के बीच है वो क्या है, मीडियम इरिगेशन स्कीम्स है। 2000 से 10,000 के बीच हेक्टेयर। एंड द माइनर इरिगेशन स्कीम्स इज दोज विथ कल्चरेबल कमांड एरियाज अप टू 2000 तक है। जो माइनर लघु सिंचाई 2000 तक के, मतलब मैक्सिमम 2000 तक एरिया को, हेक्टेयर्स एरिया को जो इरिगेशन प्रोवाइड करता है वो क्या है, माइनर इरिगेशन स्कीम्स। एम आई राइट? देख लीजिएगा यहाँ पे मेजर आपका हो गया 10,000 से अधिक हेक्टेयर वाले का। जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो अगर 10,000 हेक्टेयर से अधिक एरिया को सिंचाई करता है उसे मेजर इरिगेशन स्कीम्स कहते हैं। मीडियम जो हो गया वो 2000 से 10,000 तक, मतलब मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 10,000 हेक्टेयर तक के, और मिनिमम से 2000 हेक्टेयर तक के माइनर इरिगेशन स्कीम्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एग्रीकल्चर में आप, अब यहाँ पे कुछ क्रांतियां हैं जिनके बारे में देखना है कि क्या क्या क्रांति हुए भाई हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति एग्रीकल्चर से हुआ।
एग्रीकल्चर रिसर्च हैज मेड एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेडिशनल फार्मिंग इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये रिवोल्यूशन आया कैसे एग्रीकल्चर में दुनिया में? व्हेन द रिसर्च, एग्रीकल्चर रिसर्च हैज प्रमोटेड, it has promoted improvement, it has improved the agriculture sector, ऐसे आया। और इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, मतलब बिना एग्रीकल्चर रिसर्च के, अनुसंधान के कोई बड़ा सा रिवॉल्यूशन संभव नहीं हो सकता है, बड़ा बदलाव संभव नहीं हो सकता है। तो ऐसे आया। अब यहाँ पे देखें, द फर्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो बनाए गए थे वो जेबी बेशंगाल्ट, ये अल्सेस में 1834 में हुआ था, 1834 में अल्सेस में। इट वॉज द सेंटर विच इनिशिएटेड एग्रीकल्चर रिसर्च, और यही सेंटर पर एग्रीकल्चर रिसर्च शुरू हुआ था। कहाँ? जेबी बेशंगाल्ट एट अल्सेस इन 1834, 1834 में, बहुत पहले। फिर क्या हुआ इसमें आगे जो ग्रोथ हुआ, अमेरिकन सोसाइटी एग्रोनॉमी वॉज एस्टैब्लिश्ड 1908 में। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी एस्टैब्लिश हुआ, विच एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन अमेरिका, जो कि अमेरिका के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 50s ऑफ 20th सेंचुरी। अब इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी जो था वह एस्टैब्लिश हुआ 50 के दशक में। 20वीं सदी में इंडिया में भी 50 के दशक में, मतलब 50 से 60 के बीच में इंडियन एग्रोनॉमी सोसाइटी की स्थापना हुआ है। ड्यूरिंग 1958 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 58 में दिखाई दिया कि इंडिया में इस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुआ, लगभग 120 लाख टन से बढ़कर के 170 लाख टन, मतलब एक अच्छी बड़ी, यानी मतलब कि यहाँ पे लगभग 50 लाख टन की बढ़ोतरी हुई, बड़ा शार्पली, बहुत तेजी से बढ़ा। वो कब बढ़ा? 1958 में, जो कि एक बहुत बड़ी बढ़त है एग्रीकल्चर सेक्टर में, एक अच्छी बड़ी बढ़त, एक प्रोडक्शन अच्छा देखा गया, ग्रोथ देखा गया। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर विलियम गाद, तो एक अमेरिका के साइंटिस्ट हैं विलियम गाद। विलियम गाद ने इसे ग्रीन रिवॉल्यूशन की संज्ञा दिया। मतलब ये जो विलियम गाद हैं, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म को कोट किया पहली बार ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 60s ऑफ 20th सेंचुरी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1965-66 the India's agriculture was badly affected, and it was the time when the government has decided to do much more for the agricultural development. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करने की बात शपथ लिया गया, सरकार ने एक बड़ा स्टेप लिया, स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। द मेन कंपोनेंट वाज ग्रीन रिवॉल्यूशन, कि जहाँ पे HYV हाई यील्डिंग वेराइटी की बात आई, केमिकल फर्टिलाइजर एंड टेक्निक्स की बात आई, जिससे कि भारत टेक ऑफ स्टेज को गेन कर गया फूड ग्रेन्स के मामले में। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है द स्टेज एट विच इंडिया गॉट सेल्फ रिलायंट इन फूड प्रोडक्शन। अब भारत क्या हो गया? फूड प्रोडक्शन में सेल्फ रिलायंट हो गया। तो इस सिचुएशन को हमने गेन कर लिया, टेक ऑफ स्टेज आ गया। द क्रेडिट फॉर इट गोज टू नोबेल लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग,
जो मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक हैं, और इंडिया के एम.एस. स्वामीनाथन मुख्य रूप से हैं। इन दोनों का बड़ा रोल है इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन को सफल बनाने में। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल भी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, मैक्सिको के रहने वाले थे। और नॉर्मन बोरलॉग और स्वामीनाथन इंडियन, इन्होंने मिलकर के इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाया, एंड दे मेड द हरित क्रांति मीन्स की ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल। क्रेडिट गोज टू मिस्टर बोरलॉग एंड एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट है, देयर आर सेवरल सम अदर रिवॉल्यूशंस इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब कुछ और भी हमारे यहाँ कुछ हुए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ कुछ और भी क्रांतियां देखी गई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाग रहता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर फूड ग्रेन से हो गया, फूड प्रोडक्शन से हो गया। येलो पीली क्रांति ऑयल सीड्स प्रोडक्शन से है। बीपीएससी में अगर भी सवाल आए मैच करने वाले, इसलिए सारे क्रांति के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। सुमेलित करने वाले में आया व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश, पिंक श्रिम्प से है, ब्राउन रिवॉल्यूशन मसाले, रेड रिवॉल्यूशन मीट टोमेटो, गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका फ्रूट से एप्पल से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर्स एंड सिल्वर रिवॉल्यूशन, सॉरी ग्रे फर्टिलाइजर से और सिल्वर एग से। तो नटसेल में इतने सारे चीज को ध्यान दे देना है कि रेनबो रिवॉल्यूशन, अब नोट में देखिए रेनबो रिवॉल्यूशन क्या है। Under this revolution, all the revolutions are included. It also included food chain revolutions. It also includes food chain revolution to put a check on destroying food grains, vegetables and fruits. इन सभी को मिला करके जो फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, इन सब का प्रोडक्शन के साथ इसको सड़ने से बचाना, इन सभी को मिला करके एक नया रिवॉल्यूशन आया, वो है रेनबो रिवॉल्यूशन। और इस रिवॉल्यूशन में इसे फूड चेन भी रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें ये सारे रिवॉल्यूशन आए। क्लियर है? थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव ऑलरेडी discussed many revolutions in agriculture sector। आप देखिएगा कि जैसे कृषि के क्षेत्र में एग्रीकल्चरल सेक्टर को ग्रो करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आई। तो ये जितने भी सारे रिवॉल्यूशंस हैं जिनको कि आपको रिपीट करते हुए अगेन एंड अगेन इसको रिपीट करना है, जानना है, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशंस। रिसेंट में बीपीएससी में भी इस तरह के सवाल किए हैं। तो मोटे तौर पे हमें सिर्फ ये नहीं जानना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स कि ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर सेक्टर, वी हैव आल्सो टू नो द ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या होता है? तो सारे रिवॉल्यूशंस हमने 1 to 10 लगभग देख लिया, जिसको कि हम लोग डील किए थे। नाउ सी द रेनबो रिवॉल्यूशन, इसको हम सतरंगी क्रांति भी हिंदी में कहते हैं।
और इंद्रधनुषी क्रांति। व्हाट इज रेनबो रिवॉल्यूशन? इट इंक्लूडेड ऑल एबव द रिवॉल्यूशंस। इस रिवॉल्यूशंस के अंदर में जितने भी रिवॉल्यूशंस हैं, जैसे रेड रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशंस वी हैव स्टडीड। तो उन सभी को मिला करके, मतलब सारे रंग को, चूँकि सभी प्रकार के रंग के नाम पर रिवॉल्यूशन है, जैसे आपने देखा होगा इंद्रधनुष शतरंगी, उसमें इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, तो इसमें भी लगभग जो भी सारे रंग हैं उन सभी को मिला करके और एक नया नारा दिया गया है। वो क्या है? रेनबो रिवॉल्यूशन। इट ऑल्सो इंक्लूडेड फूड चेन रिवॉल्यूशंस। ये क्या है? इसमें फूड चेन रिवॉल्यूशंस है। तब जो भी फूड से रिलेटेड टोटल जो चीज़ें हैं वो सारे इसमें आते हैं। तो आप फूड चेन रिवॉल्यूशंस भी कह सकते हैं, एंड यू कैन से इट रेनबो रिवॉल्यूशन ऑल्सो। It also includes food chain revolution to put and check on destroying food grains or vegetables and fruits। कि हमें उनको सड़ने से बचाना है, डिस्ट्रॉय ना हो, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड रेनबो रिवॉल्यूशन। तो दिमाग में रखना है कि जितने भी प्रकार के कलर के नाम पे हमने रिवॉल्यूशन हमारे देश में या दुनिया में है, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, सिल्वर रिवॉल्यूशन क्या है, तो सारे कलर के नाम पर है और इन सारे कलर को एक मिला दिया गया है, तो अब वो हो गया है रेनबो रिवॉल्यूशंस। इनको फूड चेन रिवॉल्यूशन, मतलब कि जितने भी एग्रीकल्चर से और खाने पीने के सामान से चीज़ें से हैं रिवॉल्यूशंस, या जो यूज़ करने के सामान से हैं, उन सब को मिला करके बना है, वो है रेनबो रिवॉल्यूशन बना है। अब ये देखिएगा, नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड। तो वी हैव सीन द वाइट रिवॉल्यूशन स्टडी, जरूर पढ़े होंगे। वाइट रिवॉल्यूशन क्या है? इसको हम श्वेत क्रांति कहते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन। तो ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति जो है, वाइट रिवॉल्यूशन है, वो मिल्क से है, और दिस वेरी रिवॉल्यूशन वाज पायनियर्ड बाय Verghese Kurian। He was the pioneer of Operation Flood in India। जिस तरह से हमने देखा फॉर द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, M.S. स्वामीनाथन एंड नॉर्मन बोरलो आर द पायनियर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो उसी तरह से हमारा जो वाइट रिवॉल्यूशंस हैं हुए इंडिया में, It was pioneered by Dr. Verghese Kurian। ये शुरू हुआ था, it was started in 1970 by National Dairy Development Board, NDDB, National Dairy Development Board। ये जानना जरूरी है, NDDB कब खुली थी? 1970 में। तो ऑपरेशन फ्लड जो का रिलेशन है वो मिल्क के यहाँ दिया है, टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ऑलरेडी इन इंडिया वाइट रिवॉल्यूशन वाज गोइंग ऑन, तो वाइट रिवॉल्यूशन को और भी ज़्यादा उसको मीन्स मिल्क के प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए एक नारा दिया गया, और वो नारा कहलाया ऑपरेशन फ्लड। तो एक प्रोग्राम था, अ न्यू प्रोग्राम नेम्ड ऑपरेशन फ्लड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आप जान रहे हैं कि इंडिया में श्वेत क्रांति के जनक या ऑपरेशन फ्लड के जनक फादर मिस्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, केरलाइट से, और इन्होंने गुजरात में अपने जो मिल्क का जो प्लांट है वो शुरू किया था। इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन दी वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन। हमारा पूरी दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में हम सबसे आगे हैं, एंड यूएसए स्टैंड्स सेकेंड इन द वर्ल्ड। अमेरिका दूसरे पर है और भारत
पहले स्थान पे है, मतलब वी आर द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट